हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। सो आज हम फिनिश करेंगे सितंबर नेशनल का पार्ट 1। टोटल जो पार्ट है वो 6 पार्ट्स में नेशनल की न्यूज़ डिवाइड रहेगी। काफ़ी टाइम वेट करवाया आप सभी को, माफ़ी चाहते हैं। तो अब जल्दी से हम फिनिश करेंगे इसको। एंड कभी कभार लेक्चर्स 2 भी आ सकते हैं और कभी कभी 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि हमको सितंबर के साथ साथ अक्टूबर प्लस कुछ न्यूज़ नवंबर की, यानी कि मिड नवंबर भी फिनिश करना है। तो अगले आने वाले लगभग 17-18 डेज में हम ये सारे फिनिश करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि 22 या 23 तक आपको नवंबर भी करवा दिया अक्टूबर के साथ साथ कंबाइंड। फिर आप लास्ट के जो आपके पास 5 दिन बचेंगे उसमें आप नवंबर का रिवीजन कर सकते हो आराम से। लेकिन आपको सितंबर अक्टूबर का रिवीजन अभी साथ साथ करना है। तो ये पार्ट 1 है नेशनल का। इसकी नोट्स पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी गई है। नोट्स पीडीएफ जिसमें सारे के सारे नोट्स के फॉर्म में है, वो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो ये है टेलीग्राम ग्रुप @राइट अप्रोच_बैंकिंग, और ये है टेलीग्राम चैनल @राइट अप्रोच_यूट्यूब। तो यहाँ से जाके आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। राइट। पार्ट 1 जो है उसमें लगभग देखा जाए तो 33 न्यूज़ है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 में। और जो बाकी के 4 पार्ट्स होंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 के आसपास न्यूज़ रहेगी। सो जो टोटल न्यूज़ है नेशनल की वो 90 के आसपास रहेगी। और सितंबर की नेशनल काफ़ी हेक्टिक है। अगर आपने इसको फिनिश कर लिया तो सबसे ज़्यादा जो बर्डन है आपका करंट अफेयर्स का वो फिनिश हो जाएगा, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं IBPS पीओ में और SBI पीओ में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं लेक्चर। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट न्यूज़ है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि नेशनल लेवल की थी, और वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में हुई थी, फॉर द स्पीडी जस्टिस इन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। औरतों के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उसका जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन वगैरह या जो भी इसका आउटकम है वो निकाला जाए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। सो पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये याद रखना। अब ये कहाँ पर हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यू दिल्ली में हुई है सबसे पहली बात, ठीक है। और ये किस दिन पे हुई है, कौन सा मौका था जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने साल? 75 ईयर्स। इस मौके पे ये कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस मौके पे 75 रुपए का एक कॉइन भी इन्होंने अनवील किया है, यानी कि एक तरह से कोमेमोरेटिव हम कॉइन्स बोलते हैं इस चीज को। और ये जो कॉइन है ये प्योर सिल्वर से बना है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब पूरा जो सर्कल होता है ना, ये इसका जो पूरा डायमीटर है वो 44 mm का है, मिलीमीटर का है, ठीक है। आप ये भी याद रखना। और जो इसका वेट है वो कितना है? 40 ग्राम्स इसका वेट है। तो जो उसका डायमीटर है वो 44 mm है, और वेट से कितना है? 40 ग्राम्स है। ये इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, ये लाइन। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगर उसको एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछना हो तो वो इसका डायमीटर और वेट पूछ लेगा। अगर उसको कंटेक्स्ट ना पूछना हो, ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछना हो, तो वो ईयर और जहाँ जो स्टेट या फिर यूटी है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है वो पूछ सकता है, ठीक है। जो ओवर्स साइड है, यानी कि जो फ्रंट साइड है, वो वहां पर लोयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर का साइन बना हुआ है, और सेंटर में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब ये याद करने वाली चीजें नहीं है दोनों, ओवर्स और रिवर्स साइड, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक कॉइन पे क्या क्या चीजें दर्शाई गई है। रिवर्स साइड जो है कॉइन की, यानी कि बैक साइड जो है, वहां पर सिंबॉलिक इमेज है किसकी? अशोका की। तो देखो यहाँ पर दोनों में अशोका की बात हो रही है। एक लोयन कैपिटल आ रहा है और दूसरा सिंबॉलिक इमेज आ रही है। अब ये जो अशोका चक्र है यहाँ पर रिवर्स साइड में अशोका चक्र जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बना हुआ है, और साथ में 75 ईयर्स लिखा हुआ है। एंड यह तो धर्मस्थ तो जय, ये भी लिखा हुआ है 2024। तो ये आप कोइन देख सकते हो, जूम करके इसको देख लेना, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा।
आल्सो अनवील्ड द स्टैम्प, अब एक स्टैम्प भी इन्होंने यहाँ पर रिलीज की है जो कि 10 रुपए की है, टू कोमेमोरेटिंग 75 ईयर्स, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके इस मौके पे। सो 75 का कॉइन लॉन्च किया है और 10 रुपए की स्टैम्प ये यहाँ पर इन्होंने अनवील्ड की है। ठीक, अब आते आगे। सॉरी। सो प्रेसिडेंट ने इसी मौके पे जब ये मीटिंग हो रही थी तो न्यू फ्लैग और इंसीनिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉन्च किया है। अब ये इंसीनिया क्या होता है, ये आप गूगल कर लेना यार, इंसीनिया क्या होता है। वैसे ये एक तरह से डिटेलिंग होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जो टैगलाइंस वगैरह होती है किस चीज़ के पर्पस के, कंसेप्चुअलाइज्ड और डिजाइन बाय। अब ये जो न्यू फ्लैग है और जो इंसिनिया है ये किसने डिजाइन किया है या फिर किसका आइडिया था ये, तो एनआईएफटी है। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये पूछेगा एग्जाम में, अगर अच्छा क्वेश्चन उसको पूछना हुआ तो पूछ सकता है। फ्लैग कौन से कलर में है, तो फ्लैग है ब्लू कलर में, और इस फ्लैग में अशोका चक्रा है, ये आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग बनी हुई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पर गिवन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे बुक, ये वाली। ठीक है, तो ये भी याद रखना। साथ में ये जो फ्लैग है यहाँ पर एक संस्कृत का श्लोक भी गिवन है, या तो धर्मस्ततो जय, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, जिसका मीनिंग होता है वेयर देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री। ठीक, चलते आगे। अभी सेकंड न्यूज है, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है पहला फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन। नमन मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी को ग्रीट करना। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन आर्मी का है, ये याद रखना। एयरफोर्स और नेवी में कंफ्यूज मत होना, आर्मी है। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके लिए है ये बेसिकली। अब पेंशनर सिंगल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। प्रोजेक्ट नमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पर्श, ये जो एक स्पर्श एक सेगमेंट है बेसिकली, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये याद रखना। ये जो प्रोजेक्ट नमन है ये इम्प्लीमेंटेशन है, किसका इम्प्लीमेंटेशन है, स्पर्श का। अब स्पर्श क्या है, एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये याद रखना कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में योगदान देगा। एचडीएफसी बैंक जो है इन्होंने अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है टू मेक कॉमन सर्विसेज सेंटर ऑपरेशनल। कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी कि जहां से ये प्रोजेक्ट अप्लाई होगा, उनको एचडीएफसी बैंक ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। तो एचडीएफसी बैंक का भी नाम याद रखना, प्रोजेक्ट नंबर में हेल्पफुल रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका एम है कि इसको 200 कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससी जिसकी हम बात कर रहे थे वो स्टैब्लिश करने हैं अगले 2-3 सालों में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इंडियन आर्मी के जनरल है, तो इनको अच्छे से याद कर लो, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन आर्मी का, न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए। कब फाउंड किया गया था, इंडियन आर्मी कब बनाई गई थी, तो 1895 में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये सन याद रखना 1895। अब आते हैं आगे अगली न्यूज पे। सो पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवान पोर्ट इन महाराष्ट्र। तो फाउंडेशन स्टोन यानी कि एक तरह से इसको बनाने के लिए वाधवान पोर्ट को महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम चालू करवा दिया है पूरी टीम स्पिरिट के साथ। अब देखते हैं न्यूज क्या है। सो पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवान पोर्ट। वाधवान पोर्ट है जो कि बनाया जा रहा है कहाँ पर, पलघार डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछ सकता है। और स्टेट तो मालूम होना ही चाहिए आपको, महाराष्ट्र में है। पोर्ट कौन सा है, वाधवान पोर्ट। बजट कितना है ये पूछ सकता है, 76,000 करोड़ रुपए बजट है इसका। और ये एक वर्ल्ड क्लास मेरीटाइम गेटवे बनाने की तैयारी कर रहे हैं वाधवान पोर्ट के जरिए। पीएम मोदी ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ वाधवान पोर्ट। ये जो वाधवान पोर्ट है ये इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट बनेगा
यानी कि 12 पोर्ट ऑलरेडी है, इसको मिला के टोटल जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में वो कितने हैं, 13 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वाधवान पोर्ट को मिला के अब टोटल 13 मेजर पोर्ट इंडिया में हो चुके हैं। पोर्ट्स क्या होता है, पानी वानी के जो जहाज होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है, जहां पर वो लगाए जाते हैं पोर्ट्स, स्टेशन बेसिकली एक। वाधवान पोर्ट जो है विल बी वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स। देखो लार्जेस्ट की बात हो रही है, इंडियाज लार्जेस्ट, वन ऑफ डीप वाटर पोर्ट्स, डेवलप्ड एज एन ऑल वेदर ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट भी है तो हाँ वाधवान वो बनाया जाएगा। अब आते हैं आगे। ये जो वाधवान पोर्ट है ये कौन बना रहा है, तो ये वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रहा है, जो कि एक तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि एक तरह से विंग है, वीकेंड से एंटिटी है, जो कि किसने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने, जेएनपीए ने ये बनाई थी। ठीक है, तो याद रखना ये विद द शेयर होल्डिंग ऑफ 74%, यानी कि इसमें दो शामिल थे। वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, जो कि इस पोर्ट को बना रहा है, इस वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को किस किस एंटिटी ने फॉर्म किया, तो एक तो है जेएनपीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जिसके पास 74% शेयर होल्डिंग है, और दूसरा है महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, क्योंकि महाराष्ट्र में बन रहा है ये, ठीक है, इनके पास 26% शेयर होल्डिंग है। पीएम मोदी आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 218 फिशरीज, 218 फिशरीज भी बनाई जा रही है, जिसकी कीमत जो है वो 1560 करोड़ रुपए है, 1560 करोड़ रुपए है, और ये भी कलघार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। ये क्या करेगा, ये फिशरीज सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा बस। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। अब कितनी लाख जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अमाउंट और कितनी फिशरीज को बनाने का टारगेट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट इसमें होता है, राइट। अब यहाँ पर कुछ वाधवान पोर्ट के फैक्ट वगैरह है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने बताया था 76,000 के आसपास, तो इतना आप याद कर सकते हैं। एंड कब तक की बनाना है इसको, तो वो भी यहाँ पर गिवन है, 2030 तक का बनाना है टारगेट, ठीक है। एंड बाकी प्राइवेट प्लेयर कितना पार्ट देंगे वो भी देख सकते हो आप। सो 37,250 करोड़ अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट प्लेयर्स देंगे, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी। और ये जो शेयर है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास 74% शेयर होल्डिंग है, और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास 26% शेयर होल्डिंग है, राइट। और ये जो है टीईयू, ये क्वेश्चन आपको शायद कभी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर देखो ये गिवन है ना टीईयू, सो 20 इक्विवेलेंट यूनिट, ये आपको पता होगा। तो ये बेसिकली पोर्ट्स वगैरह में ही होता है, शिपमेंट में होता है। सो ये जो पोर्ट है वाधवान पोर्ट, ये 23 मिलियन 20 इक्विवेलेंट यूनिट का जो वॉल्यूम है वो ये हैंडल करेगा 2040 तक, ऐसा प्रोजेक्शन है। खैर इसमें ज्यादा डीप में मत जाना, इंपॉर्टेंट आपके लिए अमाउंट है, एक ये रेशियो है, और एक ये ईयर है, और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है इनका कितना वेटेज रहेगा अमाउंट, वो आप देख सकते हो। अब आते हैं आगे इसी न्यूज पे। अब ये जब ये सब हो रहा था, वाधवान पोर्ट की बात चल रही थी, इसी दौरान पीएम मोदी जी ने नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिसकी टोटल कीमत है 360 करोड़ रुपए, ठीक है। अमाउंट याद कर लेना। अब ये नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है क्या, तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें 1 लाख ट्रांसपोंडर्स, कितने, 1 लाख ट्रांसपोंडर्स, यानी कि क्या होता है ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर्स क्या होता है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, देखो बात हो रही है कम्युनिकेशन डिवाइस की, ठीक है, जिसे हम बातचीत कर सकते हैं, दैट कैन ईदर सेंड और रिसीव सिग्नल्स और बोथ, या तो वो सिग्नल को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, या फिर दोनों रिसीव और सेंड कर सकता है। तो एक तरह से जो ट्रांसपोंडर्स है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो कि इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है ऑन मर्चेंडाइज्ड एंड मोटराइज्ड फिशिंग वेसल्स, जो फिशिंग वेसल्स वगैरह होते हैं वहां पर इसको फिट किया जाता है।
और 13 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो याद रखना 1 लाख ट्रांसपोंडर्स लगाने की बात हो रही है, जिसका खर्चा जो टोटल आएगा 360 करोड़ रुपया आएगा। समझ आया इतना? वेरी गुड। चलो आगे। अब ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये क्या करेगा? ये जो फिशरमैन होते हैं, जो पानी में जाके बोटिंग वोटिंग करते हैं, उनकी हेल्प करेगा सेफ्टी और सिक्योरिटी में। उनको रेस्क्यू करने में भी हेल्प करेगा। कोई फंस जाता है लाइक टाइफून में या वेव्स में, हाई टाइड वेव्स में, तो फिर वहां पर ये सेफ्टी वगैरह के लिए उनकी हेल्प करेगा। द वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, अब ये जो पूरा ताम झाम है, ये बनाएगा कौन? ये इसरो बनाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसरो इनको बनाएंगे, ये याद रखना, किसको? ट्रांसपोंडर्स को। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा इमेज है, देख सकते हैं आप, इंडियन फिशरीज सेक्टर के बारे में। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आगे चलते हैं। हाँ, ये देख सकते हो, इंडिया रैंक्स जो है वो सेकंड है ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन। तो ये पूछ सकता है आपसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो याद रखना, फिश प्रोडक्शन के मामले में हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन की। ठीक है। सो फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में। राइट, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसी न्यूज़ के अगले सेगमेंट में। तो इसी दौरान पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया, यानी कि एक तरह से प्रेजेंटेशन वगैरह जो होता है ना, इसका फिफ्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का। अब ये ग्लोबल फिनटेक है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है ना, उसके बारे में है ये। तो ये पांचवा हुआ था एडिशन, अब की बार याद रखना, पांचवा एडिशन था। और ये कहाँ पर किया गया है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। लास्ट ईयर भी यहीं पे हुआ था इसका, एक्चुअली में। तो पांचवा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया है मुंबई में, कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल? तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नाम याद रखना, एनपीसीआई, फेवरेट गवर्नमेंट का, आरबीआई का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और फिनटेक कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस काउंसिल, तो इन तीनों ने मिलके ये ग्लोबल फिनटेक ऑर्गेनाइज किया है। पीसीआई यानी कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। ठीक है, अब ये जो थीम है, ये जो पूरा फिनटेक फेस्टिवल हुआ है, इसकी थीम क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, कि भाई जो अगला डिकेड आने वाला है, उसका एक ब्लूप्रिंट फ्रेम करते हैं, जैसे हम पजल बनाते हैं ना, उसका ब्लूप्रिंट फ्रेम करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस पर रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री फॉर्म्स रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन IAGES। तो आई एजिस, एजिस का समझते होंगे आप, उम्र। तो मैं उम्र दराज हूं, ऐसे याद कर सकते हो, आई एजिस। चलो आगे देखते हैं न्यूज क्या है। बेसिकली इंडियन गोल्ड सेक्टर ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ, जो कि यूके में स्टैब्लिश्ड है, यूनाइटेड किंगडम में। दोबारा सुन लो, इंडियन गोल्ड सेक्टर प्लस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये दोनों मिलके इस्टेब्लिश की है इन्होंने। क्या इस्टेब्लिश किया है? पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जिसका नाम है आई एजिस, यानी कि आई से है इंडियन, ए से एसोसिएशन, और जी से फॉर गोल्ड, ई से एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। बहुत ही सिंपल फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछ सकता है फुल फॉर्म इसकी, तो याद रखना ये। ठीक है, ये क्या करेगा? ये कंज्यूमर का ट्रस्ट इंक्रीज करेगा, आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, कि स्टैंडर्ड क्या है गोल्ड का उस मामले में। इट आल्सो एम्स टू प्रमोट फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस इन द बुलियन इंडस्ट्री। बुलियन में गोल्ड सिल्वर इंडस्ट्री होती है ना, उसको कहते हैं बुलियन इंडस्ट्री। ठीक है, और ये आपको पता होगा शायद कि एसबीआई जो था, उसने अपना फर्स्ट बुलियन इंडस्ट्री का कुछ सेटअप किया था आईएफएससीए के अंदर। ये शायद जून या जुलाई की बात है, अप्रैल की बात होगी इसी साल की। खैर वो सब छोड़ो आप, बस याद रखना कि इंडियन गोल्ड सेक्टर ने प्लस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आईएजी स्टैब्लिश किया है गोल्ड के लिए। इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है
तो मैंने बताया था इंडिया जो है सेकंड प्रोड्यूसर है किसका, फिशरीज का। ठीक है, सेकंड प्रोड्यूसर किसका, फिशरीज का। याद आया, नहीं याद आया, ये देखो हीरा। जब बात होती है मछली उत्पादन की तो इंडिया उसमें भी सेकंड प्रोडक्शन में है। और जब बात होती है गोल्ड कंज्यूमर की, यानी कि कितना गोल्ड कौन खरीदता है, कौन कितना कंज्यूम करता है, यूसेज में लेता है, तो इंडिया भी इसमें सेकंड रैंक पे है। और फर्स्ट पे कौन है, चाइना। चाइना, ठीक है, फर्स्ट पे चाइना है। गोल्ड डिमांड इन इंडिया, इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है वो डिक्रीज हुई है बेसिकली 5% से। अब जितनी भी डिमांड होगी हमको नहीं पता, उस एक डिमांड में 5% डिक्रीज हुआ है। और ये किस बात कब की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है 2024 की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है 2024 की, यानी कि जून क्वार्टर भी इसको हम बोलते हैं। द न्यूली फॉर्म्ड एसोसिएशन विल प्रोवाइड एक्रीडिटेशन, यानी कि ऑफिशियल अप्रूवल बेसिकली प्रोवाइड करेगा, जो इन्होंने एक आईएजी बनाया है, रेगुलेटरी बॉडी। एंड जो इस ऑडिट में पास हो जाएंगे उसको सर्टिफिकेशन ही दे देगा। सिंपल है, खत्म न्यूज। आगे आते हैं। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है डेडलाइन फॉर मीटिंग एमपीएस नॉर्म्स टिल अगस्त 2026। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब ये एमपीएस नॉर्म्स किया है, डेडलाइन क्यों इंक्रीज की है इसकी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है डेडलाइन फॉर सीपीएसईज। सीपीएसईज क्या होता है आपको मालूम होगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इनकी डेडलाइन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है, इनके साथ साथ पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और इनके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों की डेडलाइन को इंक्रीज किया गया है टू मेंटेन और टू कम टू द एमपीएस नॉर्म्स, यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एंटिटी में कितना मिनिमम पब्लिक का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, उस बारे में डेडलाइन है। अब जैसे मान लो कि एलआईसी है, एलआईसी में कितनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो 10% का इन्होंने टारगेट रखा हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल 3.5% कुछ है जो कि गवर्नमेंट ने सेल की थी, तो गवर्नमेंट को अभी 6.5% सेल और करनी है। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्सटेंड किया है डेडलाइन इन तीनों के लिए, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन देके। पहला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएसईज, दूसरा है पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों का अगस्त 2026 तक के लिए डेडलाइन इंक्रीज किया है, एक्सटेंड किया है। अभी क्या चल रहा है, नवंबर 2024, लगभग 2 साल बाद। अब ये क्या करेंगे, इस एक पीरियड के अंदर ये अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग, क्योंकि हमने बात की पब्लिक शेयर होल्डिंग की मिनिमम, तो कितनी करनी है, 25% करनी है। कब तक, 1 अगस्त 2026। ये 1 अगस्त एज इट इज याद रखना, सिर्फ अगस्त 2026 याद मत रखना, हो सकता है एग्जाम में 1 अगस्त भी दे दे या 31 अगस्त भी दे दे, तो आपको 1 अगस्त 2026 ही ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये जो 2 साल का एक्सटेंशन हुआ है 25 और 26 में, ये एक्चुअली में 1 अगस्त 2024 को एंड हो चुका था, तो इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है कि भाई अभी तक तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की नहीं 25% की, तो 2 साल और देते हैं तभी करेंगे। सेबी जो है वो इन्फॉर्म करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को अबाउट दिस एक्सटेंशन। स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी बीएससी वगैरह, इनको बताएगा कि भाई ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये 2026 तक वैलिड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए 5 पीएसबी जो है वो प्लान कर रहे हैं टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक्स टू लेस देन 75%। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्टेक है इन सभी बैंक में वो 75% से ज्यादा होगा, तो उसको 75% से कम करना है। तो ये पांचों बैंक उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये बैंक कौन कौन से हैं, नाम याद रखो इसका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और पांचवा पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सीबीआई एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, तो ये 75% से नीचे कम गवर्नमेंट की स्टेक्स को करेंगे, ताकि ये एमपीएस नॉर्म से कंप्लाई कर सके। और एनपीएस नॉर्म्स किसके हैं, ये सेबी के हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 7, यानी कि टोटल हमारे पास 12 पीएसबीज आपको मालूम ही होगा। तो
12 में से 7 ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लाई, यानी कि इसके रूल्स को फॉलो कर चुके हैं। 5 जो पेंडिंग थे उसके अंदर बस नाम याद रख लेना, पूछ सकता है। तो देखो इसकी हम बात कर रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, LIC को भी एक्सटेंशन दिया गया है, कब तक का? मार्च 2027 तक का। 3 साल का एक्सटेंशन LIC को दिया गया है टू अचीव अ 10% MPS, यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये भी याद रखना। LIC की जो भी शेयर होल्डिंग है एट प्रेजेंट, आज की बात करें तो 3.5% है किसकी? पब्लिक शेयर होल्डिंग। और इसको इंक्रीज करना है 10% पे। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो 6.5% बेचेगी, डाइवर्स्ट करेगी इन 3 सालों में, ताकि LIC मिनिमम 10% की शेयर होल्डिंग अचीव कर सके। समझ आया इतना? समझ आया तो लाइक कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेशन किया है किसका? 32nd, 32nd, 32 भी कह सकते हैं, 32 या 32nd ICAE का। ये क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। तो इसका इनोग्रेशन किया है, याद रखना। 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था किस चीज पे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट पे। भाई इकोनॉमिस्ट वगैरह आए थे एग्रीकल्चर के, इंटरनेशनल से आए थे, पूरे वर्ल्ड से आए थे। तो वो इनोग्रेशन किया था कॉन्फ्रेंस का नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया था इनोग्रेशन? अब भाई कहीं तो मीटिंग हुई होगी ना, कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो वो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर में हुई थी, जिसको NASC भी बोलते हैं, नास्क, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। याद रखना। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की, किसने ऑर्गेनाइज की? तो ये ऑर्गेनाइज की है IAAE, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ने, जो कि टोरंटो ओंटारियो में सिचुएटेड है। इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी मत। एग्जाम में आएगा, छूटेगा तो डांट खा लेना फिर। ये जो थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। भाई सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम की तरफ हमको इंक्लाइन करना है, प्रोसीड करना है, वो थीम थी इसके। अब यहाँ पर एक नोट गिवन है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर 3 साल में होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई एनियल। ठीक है, सो ट्राई एनियल कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि टेकिंग प्लेस इन इंडिया आफ्टर 65 ईयर्स। देखो मजे की बात है, इंडिया में 65 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये 65 ईयर्स पहले कहाँ पर की गई थी? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, मैसूरू कर्नाटका में। तो मैसूर पाक काफी फेमस है मिठाई, आप में से शायद किसी ने खाई होगी, नहीं खाई तो खाना जरूर, बहुत अच्छी होती है, मैंने खाई है। तो मैसूर पाक आपको मैसूर में मिलेगा। तो मैसूर कर्नाटका में 1958 में ये इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अब 65 ईयर्स बाद ये हो रही है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नास्क में। नास्क क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर में। अब आते हैं इसी की अगली स्लाइड पे। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये इंडिया का स्टैंड कुछ भी कह सकते हो आप, ग्लोबल एग्रीकल्चर इश्यूज पे ये बयां करती है, दर्शाती है। एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग रिसर्चर्स, जो यंग रिसर्चर्स है और जो प्रोफेशनल्स है, उनको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि वो अपना काम अच्छे से और आसानी से कर सके। तो वो अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी रिसर्च इनोवेशन वगैरह जो भी है। जो 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हुई थी, ICAE, ये कब हुई थी? 2021 में हुई थी, क्योंकि 3 साल में होती है, तो अब ये 2024 में हुई है। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये तो आपको पता है कि नास्क ने या इसने की थी लॉन्च, एक मिनट रुकिए, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब इसके साथ साथ इसकी हेल्प करने वाले और कौन कौन थे? अब ये कौन कौन थे, ये सब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो एक बार। एक तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये को ऑर्गेनाइजर्स है, यानी कि हेल्प की थी उसकी इसको ऑर्गेनाइज करने में। दूसरा है IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का नाम यहाँ पर यूज हो चुका है। और उसके बाद है एरा। एरा क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च एसोसिएशन। बस ये तीनों याद रखना, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अमूमन है कि वो ये ना पूछे, इसके चांस पूछने के
मुझे लगता है 50% ही है, ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन जो ज्यादा हाई चांस है, जो हमने पढ़ा था अभी तक, वो उसके है, इस पूरी न्यूज के स्लाइड के, कि कहाँ पर लॉन्च हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, कौन सा एडिशन था, कितने साल बाद इंडिया में हो रहा है, थीम क्या है। इसको ज्यादा ध्यान रखना। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम QCI भी बोलते हैं, इन्होंने एक सुरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क किया है। देखो रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो सुरज्य, ये आपको नाम याद रखना है। राज्य कर सकते हो याद, सुराज्य। तो सुराज्य रैंकिंग है, जो कि किसने की है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज की है। पूछ सकता है कि सुराज्य रैंकिंग किसने की है पेश, तो QCI ने पेश की है, ये भूलना मत। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सुरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली जो फ्रेमवर्क है ये क्या दर्शाता है, ये एक्सीलेंस दर्शाता है, यानी कि परफेक्शन दर्शाता है अमोंग द स्टेट्स टू इम्प्रूव सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर विकसित भारत। भाई किस किस स्टेट्स में सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, वो ये रैंकिंग बताती है। और ये जो रैंकिंग है, इसमें 4 पिलर है। तो याद रखना, पूछ सकता है कितने पिलर्स है, तो 4 पिलर है, कौन कौन से, किसके तहत ये रैंकिंग की गई है, उसको हम बोलते हैं पिलर, कि उसका फाउंडेशन क्या है, किसके बेस पे वो रैंकिंग की गई है। तो पहला है शिक्षा, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसको हम हेल्थ बोलते हैं। तीसरा है समृद्धि, जिसको हम प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और चौथा है सुशासन, जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। गवर्नेंस, सुशासन, याद रखना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन, तो ये 4S बन जाता है, राइट। अब शिक्षा में कौन से स्टेट टॉप पे है, तो शिक्षा में उत्तर प्रदेश टॉप पे है स्टेट की कैटेगरी में, और यूटी में न्यू दिल्ली टॉप पे है, याद रखना शिक्षा में। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। अभी जो स्वास्थ्य है, इसमें 2 कैटेगराइजेशन है। एक है आयुष्मान आरोग्य योजना का, और दूसरा है मेल्ट। मेल्ट क्या है, मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब। तो इन दोनों पे रैंकिंग हुई है स्वास्थ्य में। तो ये जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, इसमें जो स्टेट है, उसके नाम अलग अलग थे, तो मैंने वो हटा दिया, क्योंकि वो सारे नाम याद करना बेवकूफ़ी है, फायदा नहीं है। तो टोटल 6 स्टेट थे, बस इतना ध्यान रखना। और यूटी में जो टॉप किया था, वो पहला चंडीगढ़ है, जिसमें 100% सर्टिफिकेशन हो रखा है, किसका, आयुष्मान आरोग्य योजना का। और सेकंड जो है यूटी, वो है JNK, ठीक है। बस ये दोनों याद रखना, यूटी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट टोटल 6 है स्वास्थ्य में, किसमें, आयुष्मान आरोग्य योजना में, ये याद रखना। अब बात करते हैं इसी में स्वास्थ्य में मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब की। इसमें 2 स्टेट, एक तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र, इन दोनों ने टॉप किया है, अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया है। और यूटी में न्यू दिल्ली और JNK, इन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया है। देखो JNK यहाँ भी था आयुष्मान में, और मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग में भी JNK था, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं समृद्धि की। समृद्धि में यहाँ पर क्या किया गया है, बेसिकली जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को यहाँ पर दर्शाया गया है, कि कौन से स्टेट, कौन से यूटी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके चले गए। कौन कौन थे, तो यहाँ पर 3 स्टेट है, एक गुजरात है, कर्नाटका है और राजस्थान। तो यहाँ पर आप कर सकते हो इसको याद, आ, कैसे याद करोगे आप इसको। हम्म सो एक कर्नाटका है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा गुजरात है, ठीक है। कैसे भी टेक्निक से याद कर लेना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से स्टेट है। यहाँ पर यूटी में JNK और न्यू दिल्ली, ये दोनों है समृद्धि के अंदर भी। और मेल्ट में भी कौन से थे, JNK और न्यू दिल्ली थे। बट वहां पर फर्स्ट पे न्यू दिल्ली था, सेकंड पे JNK था, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, अब समृद्धि में एक तो बात हो रही थी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की, और दूसरी बात हो रही है MSME के बारे में। क्योंकि समृद्धि मतलब होता है प्रोस्पेरिटी। तो MSME की जो स्कीम है, वो लीन स्कीम है, याद रखना, लीन स्कीम है। इसमें महाराष्ट्र और बिहार टॉप पे है। अब ये स्टेट सारे याद करने हैं क्या, तो देखो, वैसे अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये रैंकिंग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आपको ये स्टेट याद करने पड़ेंगे। अब ये टेक्निक से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, तो वो याद करो, दोबारा सुन लो एक बार न्यूज़, ताकि आपको दोबारा याद हो जाए।
देखो शिक्षा में जो स्टेट है वो यूपी टॉप पे है, यूटी में न्यू दिल्ली है। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर मेल्ट के अंदर स्वास्थ्य में न्यू दिल्ली टॉप पे है, ठीक है, जो कि शिक्षा में भी था। और स्टेट में यूपी था, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र है मेल्ट में टॉप पे। फिर आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर टोटल 6 स्टेट है जिनकी अच्छी रैंकिंग हुई है, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन दर्शाते हैं। और यूटी में चंडीगढ़ टॉप पे है जेएंडके के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं समृद्धि पे, प्रोस्पेरिटी पे। तो समृद्धि में जीरो इफेक्ट पे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। हो सकता है ये तीनों आपसे ना भी पूछे, बट फिर भी फॉर अ सेफ साइड थोड़ा बहुत ध्यान में रखो ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। और यूटी में जेएंडके और न्यू दिल्ली यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। एमएसएमई में महाराष्ट्र और बिहार बस स्टेट ही है, यूटी नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है? जक्षय शाह जी है। हेडक्वार्टर का है इसका? न्यू दिल्ली में। किसका? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो तारंग शक्ति एयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है। एयर एक्सरसाइज है ये तारंग शक्ति, जिसका नाम है इंग्लिश में वेव ऑफ पावर। तो वेव ऑफ पावर यानी कि तारंग शक्ति, ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो ये सुलूर में हुई है, सुलूर एयरबेस, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बतूर में है, ठीक है। और ये 2 फेज में की गई है। पहला फेज होगा सुलूर में, जो कि तमिलनाडु में है, कोयम्बतूर में। और सेकंड फेज जो होगा वो जोधपुर, राजस्थान में होगा। तो दोनों फेज ध्यान रखना। पहली बार जो जर्मन एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज के लिए इंडिया में आई है। तो पूछ सकता है कौन सी कंट्री की एयरफोर्स तारंग शक्ति में इंडिया में पहली बार आई है? तो जर्मन याद रखना। इट इज द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड ऑन इंडिया सोइल आफ्टर 61 ईयर्स। ये पहली ऐसी मल्टीनेशनल यानी कि अलग अलग कंट्री की एयरफोर्स इसमें आई है। तो इंडिया में हो रही है 61 ईयर्स बाद। 61 ईयर्स बाद, भूलना मत। हो सकता है एग्जाम में कितने साल बाद हो रही है। जर्मनी, यूके, फ्रांस और स्पेन, ये चारों फर्स्ट फेज में पार्ट लेंगे इंडिया के साथ, ठीक है। जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, ये सब याद रखना थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पहली ऐसी गाइडलाइन लॉन्च की है, किसके बारे में? कि ऑर्गेन्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, एग्जाम में आ सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना, इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है किसका? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। भाई क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए किस चीज के लिए? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। ह्यूमन ऑर्गन्स के जो ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं, जब उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी दूसरे स्टेट में या कंट्री वगैरह में, एयर के द्वारा, रोड के द्वारा, या फिर रेलवे के द्वारा, या फिर वाटरवेज के द्वारा, तो कैसे कैसे आपको किस किस चीजों को ध्यान रखना है। इंडिया जो है वो तीसरा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में, किसमें? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। यानी कि इंडिया थर्ड रैंक पे आता है जब बात होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। और सेकंड आता है जब बात होती है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की। कॉर्नियल क्या होता है? डैमेज्ड और डिजीज्ड कॉर्निया, कॉर्निया आई का होता है, रिप्लेस्ड बाय डोनेटेड कॉर्नियल टिश्यू, ठीक है। तो याद रखना, थर्ड आता है ऑर्गन पे, सेकंड आता है कॉर्नियल पे। अब आता है आगे, ये जो इनिशिएटिव है ये नीति आयोग इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहा है। यानी कि किस किस एंटिटीज ने इन सब को एक तरह से एग्जीक्यूट करने में अपना योगदान दिया है। तो नीति आयोग, क्योंकि प्री प्लानिंग यही करता है। फिर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखो सिविल एविएशन इसलिए क्योंकि बात हो रही थी एयर की, क्योंकि आप जो ऑर्गेन्स है वो एयर के द्वारा भी भेजेंगे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह ना, जो भी है। फिर बात हो रही है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, जो गाइडलाइंस वगैरह है उस चीज में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी आया है, तो ये भी याद रखना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड के जरिए भी इसकी हम सहायता लेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, क्योंकि हम वाटरवेज के द्वारा भी इसको सेंड करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। एक तो नीति आयोग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और चौथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये चारों शायद आपको आइडिया नहीं था कि ये चारों भी हो सकते हैं।
और आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकता है 4-5 ऑप्शन कि कौन कौन इसमें से नहीं थे या कौन कौन थे इन द कोलेबोरेशन फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है। अब क्या ये सारे याद करने हैं? देखो, वैसे अगर देखा जाए, ऑनेस्टली बताऊं तो शायद ये क्वेश्चन ना पूछे कि कौन कौन से कोलेबोरेशन में इसकी सहायता देंगे। तो क्या पूछ सकता है इसमें? इसे ये पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, इंडिया की रैंक क्या है। अब उसके आगे और क्या पूछेगा वो देख लो। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑर्गेन्स का, इसके लिए जो गाइडलाइंस दी है उसमें बोला है कि जो बॉक्स होगा, ऑर्गेन बॉक्स जो आप देख रहे होंगे ये वाला इस तरीके का, वो एक तो अपराइट रखा जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रखा जाना चाहिए, और वर्टिकल रखा जाना चाहिए एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये याद रखना, 90 डिग्री एंगल वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल 90 डिग्री एंगल अपराइट पोजीशन में, ये तीनों फंडामेंटल याद कर लेना। यू वी 90 डिग्री, अपराइट, वर्टिकल, 90 डिग्री। अब आते हैं आगे। अब ये अगली न्यूज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? सेंट किट्स एंड नेवीज। ये कौन सी कंट्री है फिर आइलैंड है वो देख लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने कोलैबोरेशन किया है। इसमें क्या करेंगे? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में ये योगदान देंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे एथलीट्स वगैरह को, और जो भी टीम्स वगैरह होगी दोनों कंट्री की, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कंपटीशन की। सेंट किट्स एंड नेवीज जो है वो एक डुअल आइलैंड कंट्री है। डुअल आइलैंड क्या होता है? जो दोनों तरफ से पानी से घिरी हो, तो डुअल आइलैंड कंट्री है जो कि सिचुएटेड है अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी के पास। तो ये दोनों याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सी ओशियन और सी के साथ ये कंट्री सिचुएटेड है, और ये कहाँ पर है? बेसिकली ये वेस्ट इंडीज में है। सेंट किट्स एंड नेवीज जो आइलैंड है वो वेस्ट इंडीज में है। पीएम कौन है सेंट किट्स एंड नेवीज के? तो टेरेंस माइकल ड्रू है इनके पीएम। सो टेरेंस हमारे शायद एक डांसर भी है, आपको पता होगा, इंडिया के। कैपिटल क्या है इसका? बसात्रे इसका कैपिटल है। करेंसी क्या है? कैरिबियन डॉलर। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो अमित शाह जी ने अनवील किए हैं 4 एप्लीकेशन, किस चीज के लिए? नए क्रिमिनल लॉ के लिए। नए कानून है कुछ क्रिमिनल वगैरह के, उनके लिए 4 एप्लीकेशन अमित शाह जी ने लॉन्च किए हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि अमित शाह जी के अंतर्गत आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो कि अमित शाह जी के अंतर्गत आती है, दोनों इन्होंने 4 ऐप लॉन्च किए हैं। कौन कौन से 4 ऐप है? एक है ई सक्षया, दूसरा न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन। अब ये चारों के नाम याद कर लेना, हो सकता है आपसे कि कौन सा ऐप लॉन्च नहीं किया या कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। अब ये जो चारों एप्लीकेशन है ये 3 क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। और ये चंडीगढ़ में इनको पहली बार सबसे अप्लाई किया जाएगा। और ये चारों के चारों किसने डेवलप किए हैं? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने इसको डेवलप किया है, एनआईसी। तो ये भी याद रखना। अब ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, कौन कौन से हैं जिसपे ये 4 एप्लीकेशन बनाए गए हैं उनकी सहायता करने के लिए? तो एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएसए, याद रखना। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, याद रखना। और तीसरा है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो ये तीनों पे ये बेस्ड है। और ये तीनों लोग कब आए थे? ये जुलाई 2024 में आए थे। जो ई साक्ष्य ऐप है ये इनेबल करता है, एम्पावर करता है पुलिस को टू सेव ऑल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह जो भी क्रिमिनल केस में अटैच होगी या उस केस से संबंधित होगी। तो ई साक्ष्य ऐप वो काम करेगा टू सेव ऑल वीडियोग्राफी, ठीक है, या फिर फोटोग्राफी वगैरह जो भी एविडेंस वगैरह होंगे। दूसरा जो न्याय श्रुति ऐप है वो क्या करेगा? तो ये जुडिशियल हेयरिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के द्वारा, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, उसके द्वारा ये दिया जाएगा।
तो जुडिशियली हेयरिंग आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा भी कर सकते हैं, उसके लिए न्याय श्रुति ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। न्याय सेतु क्या है? तो ये एक यूनिफाइड लीगल इंटरफेस है। सेतु होता है ब्रिज इंग्लिश में, तो एक यूनिफाइड लीगल इंटरफेस है ये, जो कि लीगल असिस्टेंस वगैरह यानी कि लीगल हेल्प, लीगल इंफॉर्मेशन ये सब प्रोवाइड करेगा। यूनिफाइड लीगल इंटरफेस। ई सम्मन क्या है? सम्मन से आप क्या समझते हैं? बुलाना किसी को। तो डिलीवरी ऑफ कोर्ट सम्मन इलेक्ट्रॉनिकली, आपके मेल पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपको कोर्ट में आने का सम्मन भेजा जाएगा। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल 3 क्रिमिनल लॉज। ये यूटी याद रखना। कौन सी यूटी है? चंडीगढ़ है, जहां पर ये तीनों क्रिमिनल लॉ अप्लाई कर दिए गए पूरी तरीके से। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सेलिब्रेट किया है 18वां फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे? 18वां। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कितने साल हो गए? 75 ईयर्स हो गए। कौन से कलर का न्यू फ्लैग हुआ था? ब्लू कलर का, याद है? डायमीटर कितना था कौन का, उसका कोइन का? तो 44 का था। कितने ग्राम का था वो आप बताओगे। और किसका बना था मटेरियल? सिल्वर का बना था, प्योर सिल्वर। ठीक है, ऐसी चीजें ऐसे बीच में याद करते रहा करो। सो 18वां फाउंडेशन डे था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, और इस मौके पे इन्होंने 4 पब्लिकेशन यहाँ पर लॉन्च किए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। एक क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑन साइक्लोन वार्निंग। तो साइक्लोन वार्निंग पे क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए एक स्टैंडर्ड तरीके के, वो इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है, इन्होंने ये पत्रिका लॉन्च की है। दूसरा, एनसीपीओआर यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इन्होंने रिलीज की है एक रिपोर्ट, जो कि है 14th इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशन पे, 14th इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशन पे। इसके अलावा जो तीसरा है वो है सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इन्होंने एक कैटलॉग रिलीज किया है जो कि है टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक एनोमरन क्रैब्स पे। तो क्रैब्स वगैरह पे या फिर टेक्सोनोमी पे इन्होंने ये पत्रिका लॉन्च की है। अब आते हैं आगे। अब अगली न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव हुई है। तो कॉन्क्लेव हुई है कौन सी? पहली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। और ये हुई है किस पे? ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड पे हुई है, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। तो याद रखना न्यू दिल्ली में हुई है ये। ठीक है, और ये किसने इनोग्रेट की है? तो इनोग्रेट किसने की है, बस इतना ध्यान रखो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको इनोग्रेट किया है, जो कि डॉक्टर एन काले सेल्वी जी इनके डीजी है। और ये क्या करेगा कॉन्क्लेव? ये यूथ को एजुकेट करेगा रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एंसिस्ट्रल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, जो कि साइंस वगैरह में है। राइट, अब आते हैं इसी न्यूज की अगली स्लाइड पे। तो ये जो कॉन्क्लेव है ये किसने ऑर्गेनाइज की है? अब बात आती है ऑर्गेनाइज किसने किया है। तो ISTIC इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है किसके साथ मिलकर? एक CSIR TKDL और CSIR IICT, इन दोनों का नाम याद रखना। CSIR TKDL और CSIR IICT यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों का योगदान है इसको ऑर्गेनाइज करने में, कॉन्क्लेव को, फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को। थीम क्या है इसकी कॉन्क्लेव की? स्ट्रेंथनिंग competencies इन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो स्ट्रेंथनिंग competencies, बस इतना ध्यान रखो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पीपल्स राइट, ये ध्यान रखो, इतना काफी है। पूरी थीम तो 2-3 लाइन में जा रही है, कोई फायदा नहीं याद करने का। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने इलेक्ट किया है इंडिया को एज वाइस चेयर और यूएसए को एज चेयरमैन। किसका? सप्लाई चेन काउंसिल का। अभी सप्लाई चेन काउंसिल क्या है देखो। सो यूनाइटेड स्टेट्स को चेयर इलेक्ट किया है, यानी कि जो चेयरपर्सन एक तरह से होते हैं ना, तो यूएसए वाज इलेक्टेड एज द चेयर
ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल, सप्लाई चेन काउंसिल, और इंडिया को बनाया है वाइस चेयर। तो दोनों के नाम याद रखना, यूएसए चेयर है, इंडिया वाइस चेयर है। और ये जो सप्लाई चेन काउंसिल है, ये वन ऑफ द 3 सप्लाई चेन बॉडीज है जो कि सेटअप की थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी पार्टनर्स ने। ठीक है, तो ये एक 3 में से सप्लाई चेन काउंसिल है। जो सप्लाई चेन काउंसिल है, एससीसी, वो स्टैब्लिश की गई थी टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन फॉर दोज सेक्टर्स एंड गुड्स मोस्ट क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा खतरे वाले होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए ये सप्लाई चैन काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, आईपीईएफ, इनकी 3 सप्लाई चेन बॉडी है। एक है एससीसी, सप्लाई चेन काउंसिल, दूसरी है सीआरएन, इनकी क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, तीसरी है एलआरएबी, लेबर राइट्स एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, इलेक्टेड चेयर्स एंड वाइस चेयर्स। अभी जो सीआरएन एंड एलआरएबी था, सेकंड और थर्ड सप्लाई चेन बॉडी, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन इसके चेयर है, कौन वाइस चेयर है। तो सीआरएन के रिपब्लिक ऑफ कोरिया इनके चेयर है और जापान वाइस चेयर है। एलआरएबी के यूएसए चेयर है और फिजी वाइस चेयर है। और सप्लाई चेन काउंसिल के भी यूएसए चेयर है, बट इंडिया वाइस चेयर है। ठीक है, ऐसे याद रखो। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, ये क्या करता है, टू स्ट्रेंथन एंड टैकल द 21st सेंचुरी इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, उसको ये टैकल करता है और उसको मजबूत बनाता है, यानी कि उसको एक तरह से इनहेंस करता है ताकि इकोनॉमिक चैलेंजेस ना आए। आईपीईएफ जो है, वो 4 पिलर के अराउंड स्ट्रक्चर की गई है, यानी कि इन पिलर्स पे उसको खड़ा किया गया है। कौन कौन सा? ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पर क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी ये आ चुका है। दूसरा है ट्रेड एंड सप्लाई चेन। देखो, अगर आपको ट्रेड करना है तो सप्लाई चेन का होना आवश्यक है, लेकिन ट्रेड करने में क्लीन और फेयर इकोनॉमी होना भी जरूरी है। और आईपीईएफ में टोटल 14 पार्टनर कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो याद रखना, भूलना बिल्कुल भी मत, एग्जाम में पूछ सकता है। आईपीईएफ में टोटल 14 पार्टनर कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। राइट, अब आते हैं लास्ट न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने अप्रूवल दी है किसको? ओएनजीसी को, जो कि एक भारतीय कंपनी है इंडिया में। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये क्या करेगा? टू इन्वेस्ट एन एडिशनल इक्विटी कैपिटल। भाई ये अलग से और ज्यादा इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। कितने तक? 10,500 करोड़ तक। किसमें? इसी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है ओपल। ओपल क्या है? ओएनजीसी, ओ से, पी से पेट्रो, ए से एडिशंस लिमिटेड, जो कि वडोदरा गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, वडोदरा गुजरात में सिचुएटेड है, तो याद रखना, भूलना मत। ये जो इक्विटी कैपिटल ये इन्वेस्ट करेगा ओएनजीसी ओपल में, ये क्या करेगा? ये इसकी इक्विटी 49% से इंक्रीज करके 96% कर देगा। ठीक है, ओपल जो है वो एक तरह से जॉइंट वेंचर है, यानी कि एक तरह से कोलैबोरेशन है। किसकी सहायता से बना है? तो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा ओएनजीसी, और तीसरा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, जो कि ये भी एक भारतीय कंपनी है। तो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, ओएनजीसी और गेल, इन तीनों ने मिलके ओपल को बनाया है, इसका निर्माण किया है। तो ये हमारे पूरा नेशनल पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। अब हम नेशनल पार्ट 2 करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर हम इसके 4 पार्ट और करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे बैंकिंग का लेक्चर, जिसको हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। फिर आपका लेक्चर आएगा या तो आरबीआई का या फिर एक्विजिशन और इकोनॉमिक्स का। तो जल्द से जल्द इसको हम फिनिश करेंगे सारे। आज है 6 नवंबर, और हमारा टारगेट है कि हम 13 नवंबर तक ये पूरा सितंबर फिनिश करवा दें आपको, या कम से कम, चलो 13 ना सही तो 14th ऑफ नवंबर तक। उसके बाद 22 नवंबर तक, अक्टूबर के साथ नवंबर भी आपको फिनिश करवा दें। बस जितना करवाया जा रहा है साथ साथ कवर करते जाओ।
आपको पूरा याद करवाया जा रहा है, बस रिवीजन करो 4 बार 5 बार अच्छे से। रिवीजन कैसे करना है मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड करना, उसका प्रिंट आउट निकलवाना या फिर ऑनलाइन जैसे भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ फिर आप लेक्चर दोबारा देखना, इसको 2x पे करके, और याद करते जाना। जहां डाउट हो, जिस न्यूज पे डाउट हो, उसको देखना दोबारा। और जब भी रिवीजन करोगे, जो आपको न्यूज टफ लगती है उसका रिवीजन पहले करना। इसका पार्ट 1 अभी हम 2-3 दिन में सेंड कर देंगे सितंबर का, जिसमें नेशनल रहेगा, अवार्ड्स रहेंगे, एक्विजिशन रहेगा, साथ में बैंकिंग रहेगा, बुक्स रहेगा, और अपॉइंटमेंट्स रहेगा। लेकिन आप सबको मेरी एक सलाह है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो अपॉइंटमेंट्स को छोड़ देना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ़ायदा नहीं है, बट इनको कर लेना याद। फिर पार्ट 2 में इंटरनेशनल, आरबीआई, सेबी और सेंसेंटेक ये सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर का नेशनल अगर आपने फिनिश कर लिया तो समझ जाओ कि सितंबर करंट अफेयर्स पे 50% कमांड आपकी हो चुकी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस पीओ में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। काफ़ी मिस किया होगा आपने राइट अप्रोच लेक्चर्स को, काफ़ी गुस्सा भी होंगे काफ़ी बच्चे। चलो कोई नहीं, गुस्सा आपका लाजमी है, लेकिन प्यार भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।